क्यों घर नहीं जा रहा, क्यों घर जाएगा और नहीं जाएगा, सबकी किए जाएंगे वो मत फिर असल दुनिया। पायस एजुकेयर क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। पिछले क्लास में हमने लाइट, साइंस का डेफिनेशन, फिजिक्स का डेफिनेशन, फिर पहला चैप्टर हमने लाइट स्टार्ट किया था। लाइट को बताया गया था, आपको डिफाइन किया गया था। लाइट इज एन इनविजिबल फॉर्म ऑफ एनर्जी विच क्रिएट्स इन अस सेंसेस ऑफ साइट। आते हैं, देखते हैं सम फेनोमेना रिलेटेड टू लाइट। सम phenomena related to light। लाइट से रिलेटेड कुछ फेनोमेना। तो एक सिंपल फेनोमेना आपकी है रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। लाइट जब वन पॉइंट टू अनदर और वन प्लस टू अनदर ट्रेवल करती है, एक लीनियर पाथ पे, स्ट्रेट लाइन पाथ पे ट्रेवल करती है। ये लाइन आपको बिल्कुल हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है, थोड़ा सा इंक्लिनेशन के साथ भी हो सकती है, एंगल बनाती हुई हो सकती है, ऊपर से नीचे जा सकती है, नीचे से ऊपर जा सकती है। जैसा आपका सोर्स होगा उसके अकॉर्डिंग रे आपको मिलेगी। ठीक है, तो हमने देखा कि लाइट वन पॉइंट टू अनदर जब जाती है तो एक स्ट्रेट लाइन पाथ को ट्रेवल करती है। इसको कहते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, जिसका एक्सपेरिमेंट आप जूनियर क्लासेस में विद द हेल्प ऑफ कार्डबोर्ड आप किया करते थे। ये कार्डबोर्ड ले लेते थे और सेम हाइट पे इनकी होल्स को बनाते थे आप, और देखते थे सेम हाइट पे होल को कट करते थे किसी प्लेन में, और स्क्रीन पे आपको सेम हाइट पे लाइट आपको मिल जाती थी। अगर इनके हाइट्स को डिस्टर्ब करते थे तो आपको लाइट नहीं मिलती थी। इसका मतलब है कि क्या है, एक स्ट्रेट लाइन पे ही वो ट्रेवल करती है। ठीक है, आइए, तो ये आपका हो गया रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। उसके बाद कुछ और भी फेनोमेना है रिलेटेड टू लाइट। कुछ आपको पढ़ना है, कुछ हायर क्लासेस में पढ़ना है, और कुछ बहुत ही हायर क्लासेस में पढ़ना है। ठीक है, दूसरा है आपका रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन है, ये आपको पढ़ना है। फिर रिफ्रैक्शन है, ये भी आपको पढ़ना है। फिर आपका है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ये भी आपको पढ़ना है। फिर डिस्पर्शन ऑफ लाइट, ये भी आपको पढ़ना है। फिर है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये भी आपको थोड़ा सा पढ़ना है, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा पढ़ना है। ठीक है, स्कैटरिंग भी थोड़ी सी पढ़नी है, रेले क्राइटेरिया का एप्लीकेशन आपको पढ़ना है। डिस्पर्शन आपको ठीक से पढ़ना है, पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं, बेसिक ही है, बाकी 12th में आपको मिलेगा। रिफ्लेक्शन ठीक ठाक पढ़ना है आपको, रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन मेनली आपको ठीक से पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद और भी फेनोमेना रिलेटेड टू लाइट है, जैसे आपका है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया। उसके बाद से आपका फिर मिलेगा इंटरफेरेंस। फिर अगली फेनोमेना होती है आपकी डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। फिर आपका होता है पोलराइजेशन ऑफ लाइट। फिर आपका होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फिर होता है आपका कॉम्पटन इफेक्ट। रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट आप जूनियर क्लासेस में पढ़ चुके हैं। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग, डिस्पर्शन, ये आपको यहां पढ़ना है। थोड़ा सा आउटलाइन है आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। इंटरफेरेंस आप 12th क्लास में पढ़ेंगे, डिफ्रैक्शन वहीं पढ़ेंगे, पोलराइजेशन भी वहीं पढ़ेंगे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का थोड़ा सा कंसेप्ट आपको मिलेगा मॉडर्न फिजिक्स में। कॉम्पटन इफेक्ट आपको
इंटरमीडिएट तक आपको नहीं पढ़ना है, सीनियर सेकेंडरी लेवल पे नहीं पढ़ना है। बीएससी क्लासेज में आप जाएंगे तो आपको कॉम्पटेंट इफेक्ट मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या है, सम फेनोमेना रिलेटेड टू लाइट, लाइट से रिलेटेड कुछ डेफिनेट ये फेनोमेना है। क्या होती हैं ये सब चीजें आपको चैप्टर टू चैप्टर आपको बताया जाएगा। यहाँ डिस्कशन करना कोई जरूरी नहीं है, कोई इसका मायने नहीं है। ठीक है, स्क्रीनशॉट्स लेते रहिएगा, आगे बढ़ते हैं। आइए, तो हमने इसमें लिया था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मैंने आपको बताया था सम इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन से रिलेटेड कुछ जरूरी बातें जो जरूरी थी उसको पढ़ने से पहले आपको बता दिया गया था। याद करने की कोशिश कीजिए। ये कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस था, अपर सरफेस इसकी स्मूथ थी और नीचे वाली पॉलिश थी। तो जो स्मूथ है ये आपका रिफ्लेक्टिंग है, जो नीचे वाला है वो पॉलिश्ड है। ये नीचे वाला पॉलिश्ड है। कोई यहां पे सोर्स एस है, सोर्स ऑफ लाइट सन हो सकता है, आपका इलेक्ट्रिक बल्ब हो सकता है, एलईडी हो सकती है। ठीक है, आपकी मोमबत्ती हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। यहां से रे ऑफ लाइट यहां पे फॉल करती है। तो किसी सोर्स से रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे जो रे फॉल करती है, स्ट्राइक करती है, उसको आपने इंसिडेंट रे कहा था। याद करिए, यहां से जो रे बाउंस बैक होती है सेम मीडियम में, जिस मीडियम से इंसिडेंट रे आई थी उसी मीडियम में जो रिटर्न हो जाती है आफ्टर स्ट्राइकिंग बाय स्मूथ सरफेस और रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इसको आप कहते थे रिफ्लेक्टिंग रे। जिस पॉइंट पे इंसिडेंट रे स्ट्राइक करती है उसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आप कहते थे। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, आप पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे नॉर्मल ड्रा करते थे, आपको क्या मिलता था, नॉर्मल मिलता था। आपको बताया गया था परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड नॉर्मल। एंगल ऑफ इंसिडेंस आपको बताया गया था। एंगल बिटवीन incident ray and normal is said to be angle of incidence. After that, the angle between normal and reflected ray is called angle of reflection. ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस को स्मॉल आई से, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को स्मॉल आर से आप रिप्रेजेंट करते थे। ठीक है, अब पिछली क्लास में मैंने लास्ट में आपको बताया था कि हम इस एबल हो चुके हैं कि अब हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को देख सकते हैं। ठीक है, तो नाउ laws of reflection. So what are the laws of reflection? When reflection occur, it obey two basic laws of reflection, namely first law and second law. First law of reflection. First law of reflection is incident ray, reflected ray and normal all lie in the same plane. Incident ray, normal and reflected ray all lie in the same plane. कहने का मतलब है कि ये कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, यहां पे कोई रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करती है, यहां से रिफ्लेक्ट होती है, यहां पे आप नॉर्मल ड्रा कर देते हैं। ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये नॉर्मल है। तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं। आप देखो, एक छोटा सा एग्जांपल मैं लेता हूं। सपोज करिए मेरे पास एक पेज है, ठीक है, इसको इंसिडेंट रे समझिए। इसका रिफिल मैं निकाल देता हूं, रिफिल मैं निकाल के फिर आपको बताता हूं कैसे है ये लीजिए। आइए, ये पेपर जो है ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है और ये आपका रिफ्लेक्टेड रे है। ये तीनों को ध्यान से देखिए। प्लेन पेपर जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये इंसिडेंट रे आई
ये रिफ्लेक्टेड रे इधर गई, और ये क्या हुआ, जो रिफिल है वो नॉर्मल है। ये तीनों क्या हैं, इसी प्लेन ऑफ पेपर पे पढ़ रहे हैं, इसी प्लेन में लाई कर रहे हैं। यही क्या है, फर्स्ट लॉ है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इज इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। सभी क्या होते हैं, तीनों के तीनों इसी प्लेन पे पढ़ते हैं, लाई करते हैं। ये रिफ्लेक्शन के क्या है, फर्स्ट लॉ है। सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। ठीक है, तो देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, इंसिडेंट रे, normal and reflected ray all lie in the same plane. This is first law. Then angle of incidence equal to angle of reflection, ये क्या है, second law है। कहीं भी इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनेगा, जितना डिग्री का एंगल बनेगा, जितना मिनट का एंगल बनेगा, उतना ही डिग्री और मिनट का एंगल, सेकंड का एंगल आपको रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में भी बनेगा। ठीक है, तो ये these are two basic laws of रिफ्लेक्शन। ठीक है, आगे चलते हैं, बात करते हैं मिरर की। मिरर क्या है, मिरर आप बचपन से ही अपने घर में यूज करते आ रहे हैं, आज भी यूज करते होंगे। मिरर दर्पण हिंदी में आईना, आईना कहते हैं, आईना कहते हैं मोस्टली लोग, आईना कहते हैं, आईना। उसमें आप अपना फेस देखते हैं, आप बालों को संवारने के लिए, कंघा करने के लिए आप उसका यूज करते हैं। दिन में एक दो बार तो यूज करते ही हैं, कई बार वो जाना होता है। तो मिरर क्या होता है, मिरर एक ग्लास प्लेट होता है। मिरर एक ग्लास प्लेट होता है, वो प्लेन भी हो सकता है, वो कर्व भी हो सकता है। मिरर प्लेन भी हो सकता है और कर्व भी हो सकता है, जिसका एक पार्ट, एक हिस्सा, एक फेस स्मूथ रखेंगे आप, दूसरे को पॉलिश कर देंगे। अगर पॉलिश नहीं करेंगे, यहां से रे आएगी, इसको सीधे पेनिट्रेट करके निकल जाएगी, आपका चेहरा दिखाई नहीं देगा। आपने देखा होगा कि आपके घर में जो मिरर होते हैं, जब पुराने हो जाते हैं तो पीछे की जो कलई की जाती है, पॉलिशिंग की जाती है, वो धीरे धीरे कमजोर हो जाती है, हट जाती है। तो जब हट जाती है तो उसमें आपका चेहरा साफ नहीं दिखाई देता है। वो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसमें क्या हुआ, जब शीशा पुराना हुआ तो उसकी पीछे की जो पेंटिंग थी, जो पॉलिशिंग थी, वो खत्म हो गई। अब रे रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है, सीधे सीधे पेनिट्रेट करके निकल जा रही है, तो आपको रिफ्लेक्शन नहीं मिल रहा है। तो आपके फेस को जो आप मिरर में देख पाते हैं, वो किसके ड्यू टू देख पाते हैं, ड्यू टू रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के ड्यू टू ही आपको अपना फेस दिखाई देता है। ठीक है, तो हमें जानना है कि मिरर क्या है। तो मिरर एक ग्लास प्लेट है, जो प्लेन भी हो सकता है, कर्व भी हो सकता है। इसका एक पार्ट स्मूथ रखा जाता है, दूसरे को पॉलिश कर दिया जाता है। ये क्या है, मिरर। कर्व जो मिरर है वो कई टाइप्स के होते हैं। ठीक है, ये स्फेरिकल भी हो सकता है, स्फेरिकल भी हो सकता है। ये आपका पैराबोलिक भी हो सकता है। ये इलिप्टिकल भी हो सकता है। ये हाइपरबोलिक भी हो सकता है। डिफरेंट कर्व्स हैं। ठीक है, जिस सांचे में आप ढालेंगे उसके अकॉर्डिंग वो ढल जाएगा। टेढ़ा मेढ़ा तिरछा जो भी सांचा आप बनाएंगे उसमें ढालेंगे ग्लास को, उसके अकॉर्डिंग वो तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो स्फेरिकल जो मिरर होता है वो इस तरह का या फिर इस तरह का होता है। पैराबोलिक जो मिरर होता है इस शेप का होगा।
इलिप्टिकल जो होगा अंडाकार, इलिप्टिकल मतलब अंडाकार, ये है, इसमें से छोटा सा पार्ट काट लीजिए, इलिप्टिकल मिरर हो गया। हाइपरबोलिक का मतलब थोड़ा सा हायर लेवल पे है, ठीक है। तो ये पैराबोलिक, इलिप्टिकल, हाइपरबोलिक, ये सब चीजें आपको 12th क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे केवल आपको कर्व्ड मिरर के टाइप में केवल स्फेरिकल मिरर देखना है। तो प्लेन मिरर भी बहुत कम है, प्लेन मिरर आप जूनियर क्लासेस में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो हमने देखा कि मिरर इज अ मेड अप ऑफ ग्लास प्लेट, आइदर प्लेन और कर्व्ड, स्फेरिकल, whose one surface is smooth and other one is polished. मिरर ग्लास एक ग्लास प्लेट का हिस्सा है, भाग है, जो प्लेन भी हो सकता है और कर्व्ड भी हो सकता है। उसका एक फेस स्मूथ होता है, रिफ्लेक्टिंग होता है, दूसरा पॉलिश्ड होता है, ठीक है। तो हमने मिरर को देख लिया, आते हैं देखते हैं फिर। तो टाइप्स ऑफ मिरर में हमने देखा था, प्लेन मिरर हमारा हुआ करता था, कर्व्ड मिरर हुआ करता था। कर्व्ड में स्पेशली स्फेरिकल हमको पढ़ना है, स्फेरिकल पे ही आते हैं। स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर 2 टाइप्स के होते हैं, कॉनकेव मिरर, सेकंड वन इज कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। तो इनकी क्लासिफिकेशन पढ़ने से पहले हमको जानना है कि स्फेरिकल मिरर क्या होता है। इसमें स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट ऑफ स्फेरिकल ग्लास प्लेट इन विच वन सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग और स्मूथ एंड अनदर वन इज पॉलिश्ड। स्फेरिकल मिरर किसी बड़े से स्फेरिकल ग्लास प्लेट का एक पार्ट होता है। ये कोई बड़ा स्फेरिकल ग्लास प्लेट है, इसमें से इसको काट लीजिए, यहां से काट लिए, काट के अलग कर दीजिए, अलग कर दिए। इसके या तो इधर वाले हिस्से को या फिर इधर वाले हिस्से को, किसी को पॉलिश कर दीजिए। सपोज करिए हमने इधर वाला पॉलिश कर दिया, ठीक। कोई दूसरा स्टूडेंट है, वो कहता है कि नहीं, मैं इसको यहां से काटूंगा, ऐसे ऐसे काटूंगा, ऐसे काट लिया उसने, क्या कि अपने बाहर पॉलिश किया है ना, मैं अंदर पॉलिश करूंगा, ऐसे पॉलिश करूंगा मैं। तो इस तरह से ये 2 टाइप्स के आपके स्फेरिकल मिरर बन गए। जिसका दबा हुआ हिस्सा, डिप्रेस्ड पोर्शन, ऐसा स्फेरिकल मिरर जिसका डिप्रेस्ड पोर्शन रिफ्लेक्टिंग हो, स्मूथ हो, और बल्जिंग, बल्जिंग मतलब उभरा हुआ, डिप्रेस्ड, डिप्रेस्ड मतलब दबा हुआ, दबा हुआ, बल्जिंग मतलब, बल्जिंग मतलब उभरा हुआ, उभरा हुआ। जब डिप्रेस्ड पोर्शन रिफ्लेक्टिंग रहेगा और बल्जिंग पोर्शन जो उभरा हुआ हिस्सा है वो पॉलिश्ड रहेगा, उस केस में ये बन जाता है कॉनकेव मिरर। जब बल्जिंग सरफेस क्या हो, रिफ्लेक्टिंग हो, ये वाला अब क्या है, उभरा हुआ है, वो रिफ्लेक्टिंग है, और जो दबा हुआ है वो क्या है, पॉलिश्ड है। इस केस में ये मिरर कौन सा बन जाता है, कॉनकेव मिरर बन जाता है। फिर से डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। स्फेरिकल मिरर is a part of spherical glass plate in which one portion is reflecting or smooth and other one is polished। ये तो रही स्फेरिकल मिरर की डेफिनेशन। अब स्फेरिकल मिरर के टाइप्स में जब आप पाएंगे, कॉनकेव मिरर की बात कहेंगे, आप कहेंगे कॉनकेव मिरर इज दैट टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर इन विच डिप्रेस्ड पोर्शन इज रिफ्लेक्टिंग एंड बल्जिंग सरफेस इज पॉलिश्ड। सिमिलरली जब आप कॉन्वेक्स मिरर की बात करेंगे तो आप कहेंगे कॉन्वेक्स मिरर इज दैट टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर इन विच बल्जिंग सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग एंड डिप्रेस्ड पोर्शन इज सरफेस इज पॉलिश्ड। ठीक है, इस तरह से हम देख लेते हैं। हमारे पास 2 तरह के मिरर मिल जाते हैं, एक कॉनकेव मिरर, दूसरा कॉन्वेक्स मिरर।
Now we are going to discuss about some terms related to spherical mirrors, either concave और convex. ठीक है, कुछ जरूरी इसमें टर्म्स हैं, उनको हम देख लेते हैं मिरर से सब रिलेटेड. आइए देखते हैं. सपोज करिए ये कोई स्फेरिकल मिरर है, ये स्फेरिकल मिरर है, इसका डिप्रेस्ड पोर्शन रिफ्लेक्टिंग है और बल्जिंग सरफेस पॉलिश्ड है. ये दूसरा कोई है, इसका बल्जिंग पोर्शन रिफ्लेक्टिंग है और डिप्रेस्ड पोर्शन पॉलिश्ड है. जाहिर सी बात है कि ये क्या है, कॉनकेव है, ये क्या है, कॉन्वेक्स है, जैसा कि डेफिनेशन आपको बताया गया था, आइडेंटिफिकेशन बताया गया था. सपोज करिए यहां पे एक कैंडल ग्लो कर देते हैं हम, यहां पे कोई कैंडल ग्लो कर देते हैं, ऐसे चल रही है कैंडल, लाइट यहां से निकल रही है. मान लेते हैं ये लाइट ऐसे आ रही है और इतना पोर्शन ये फेस कर रही है. इस मिरर का इतना पोर्शन ये क्या कर रही है, कवर कर रही है. तो इस पोर्शन की लेंथ को हम स्मॉल एल ले लेते हैं. तो इन केस ऑफ कैंडल ये एपर्चर कहलाएगा. क्या कहलाएगा, एपर्चर. एपर्चर. द इफेक्टिव लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर which faces the incident light is called its aperture. किसी भी मिरर का वो पोर्शन जो लाइट से डायरेक्टली इफेक्ट होता है, उस पोर्शन पे लाइट जाके पड़ती है, उसको क्या कहेंगे, अपर्चर कहेंगे. ठीक है, लेकिन सामान्य तौर पे इसकी पूरी लेंथ को ही अपर्चर आप कहते हैं. ठीक है, सामान्य तौर पे आप लेते हैं कि जो द लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड अपर्चर. सामान्य भाषा में आप यहां से यहां तक लेते हैं, लेकिन जो ओरिजिनल बात है वो यही है कि किसी भी मिरर का या फिर लेंस की भी हम बात करें, जितनी लंबाई पे, जितनी उसकी लेंथ पे लाइट पड़ती है, उसको क्या कहा जाता है, एपर्चर कहा जाता है. हिंदी में उसको द्वारक कहा जाता है. द्वारक. हिंदी से कोई मतलब नहीं आता. सपोज करिए यहां पे कोई बल्ब आपने जलाया, ये पूरा रोशनी जा रही है, पूरा इसके पूरे पोर्शन पे रोशनी जा रही है, लाइट पड़ रही है पूरे पोर्शन पे, तो ये पूरा लेंथ क्या हो जाएगा, इसका एपर्चर हो जाएगा. अगर मान लीजिए कि यहां तक पड़ रही है तो ये इसका एपर्चर हो जाएगा. लेकिन कॉमन लैंग्वेज की बात करें, सामान्य भाषा में बात करें, तो जो इसकी लेंथ होती है उसी को आप क्या कह देते हैं, एपर्चर कह देते हैं. ठीक है, तो डिफ्रेंशिएट करना देना जरूरी था. तो पहला टर्म था व्हाट इज एपर्चर. तो आप कहेंगे द इफेक्टिव लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर व्हिच फेसेस इंसिडेंट लाइट इज कॉल्ड इट्स एपर्चर. ठीक है, दूसरी बात, पोल. दूसरा टर्म आता है हमारा पोल. व्हाट इज पोल, द मिड पॉइंट ऑफ a spherical mirror is called its pole. कोई भी स्फेरिकल मिरर है, उसकी लेंथ, जो कुल लेंथ का जो उसकी कुछ ना कुछ लंबाई होगी, उस लेंथ का जो मिड पॉइंट होगा, उसकी लंबाई का जो मध्य बिंदु होगा, मिड पॉइंट होगा, उसको क्या कहेंगे आप, उसका पोल कहेंगे. जैसे यहां पे ये कोई स्फेरिकल मिरर है, कितना लंबा है, यहां कहीं इसका मिड पॉइंट होगा, यहां जितना लंबा इधर होगा मिरर उतना ही लंबा इधर होगा. ये पॉइंट क्यों क्या कहेंगे आप, इसका पोल कहेंगे. इसको पी से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, ये इस मिरर में भी होगा, कॉनकेव में भी, और इधर कॉन्वेक्स में भी. सिमिलर कंडीशन यहाँ पे इसमें पी हो गया.
तो किसी भी मिरर का मिड पॉइंट जो होता है वो पोल होता है। तीसरा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, कैपिटल सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो देखना है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा। तो कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर is the center of that very glass plate from which it is taken out। किसी स्फेरिकल मिरर को जिस बड़े से ग्लास प्लेट से काट के आपने बनाया है, उस बड़े से स्फेरिकल ग्लास प्लेट का जो सेंटर होगा वही इसका भी सेंटर होगा। जैसे मान लीजिए कि आपके पास यहाँ पे कोई कॉन्केव मिरर मिला हुआ है, ये कहां से आया? किसी स्फेरिकल ग्लास प्लेट से आपने क्या किया? हॉलो स्फेरिकल ग्लास प्लेट से आपने क्या किया? निकाला। सपोज करिए ये इतना बड़ा था, इसी से आपने काट के इसको निकाला हुआ है। ये क्या है? हॉलो स्फेयर है। तो हॉलो स्फेयर का कहीं ना कहीं सेंटर होगा। तो वही सेंटर जो हॉलो स्फेयर का सेंटर होगा वही इस मिरर का भी सेंटर होगा। तो आप कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज द सेंटर ऑफ दैट स्फेरिकल ग्लास प्लेट फ्रॉम व्हिच इट इज टेकन आउट, या इट इज मेड अप ऑफ, जिससे बना हुआ है, जिससे काट के निकाला गया है, उसका ही सेंटर इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। सिमिलरली यहां भी आपने मिरर एक लिया है, कॉन्वेक्स मिरर। ये भी क्या होगा? किसी बड़े ग्लास प्लेट से काट के निकाला गया होगा, ऐसे काट के निकाला गया होगा। तो कहीं ना कहीं इसका क्या होगा? सेंटर होगा। इसको सी से डिनोट करते हैं। ये क्या हो गया? इसका, इस वाले का, कॉन्वेक्स मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हमने चीजें देख लिया। पहला एपर्चर देखा, दूसरा पोल देखा, तीसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर देखा। आते हैं चौथा टॉपिक है आपका, चौथा पॉइंट है छोटा सा, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस किसी भी स्फेरिकल मिरर में पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने वाली लाइन को जब दोनों डायरेक्शंस में, लेफ्टवर्ड एंड राइटवर्ड, एक्सटेंड कर देते हैं तो वही क्या बन जाता है? प्रिंसिपल एक्सिस बन जाता है। डिफाइन करिए। फिजिक्स में कुछ भी रटना नहीं है, केवल सब कुछ सीखना है। कैसे सीखना है? सोचिए, मैंने क्या कहा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को ज्वाइन कर दो और इधर भी एक्सटेंड कर दो, इधर भी एक्सटेंड कर दो, वही क्या मिल जाएगा आपका? प्रिंसिपल एक्सिस बन जाएगा। तो कहेंगे द लाइन ज्वाइनिंग, तो कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज डिफाइंड एज द लाइन ज्वाइनिंग पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर एक्सटेंडेड इन बोथ डायरेक्शन। दोनों डायरेक्शन ज्वाइन कर दीजिए सी से पी को, इधर भी बढ़ा दीजिए, इधर भी बढ़ा दीजिए, प्रिंसिपल एक्सिस मिल गया। यहां भी ये पोल है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, दोनों को ज्वाइन कर दीजिए, इधर भी बढ़ा दीजिए, इधर भी बढ़ा दीजिए, ये आपको प्रिंसिपल एक्सिस मिल गया। कुछ भी रटना नहीं है, सब कुछ सीखना है। अब देखते हैं पांचवा पॉइंट, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर को कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। कोई भी स्फेरिकल ग्लास प्लेट जिससे आपने स्फेरिकल मिरर को बनाया है, आइदर दिस और दिस, तो सेंटर से उसकी बाउंड्री एक कुछ डिस्टेंस होगी, जिसको क्या कहते हैं आप? रेडियस कहते हैं। तो रेडियस ये आर हो जाएगा। सी और पी के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको क्या कहते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। आप कहेंगे द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। किसी भी स्फेरिकल मिरर का, चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको आप क्या कहते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं छठवें पॉइंट पे। अब लेते हैं फोकस और प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस
तो प्रिंसिपल फोकस या सिंपली फोकस कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं, कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं। तो चीजें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी, इन फिगर्स को मिटा देते हैं, एक नया फिगर बनाते हैं, इन टर्म्स को मिटा देते हैं, आपको थोड़ा सा और क्लियरली समझ में आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नंबर 6 इज फोकस या फिर फोकल पॉइंट। फोकल पॉइंट कहिए या फिर फोकस कहिए, एक ही बात है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। आइए देखते हैं। नंबर 6, सपोज करिए ये आपका कोई कॉनकेव मिरर है, इधर कोई कॉन्वेक्स मिरर है। ये इसका मिड पॉइंट P होगा, जिस बड़े ग्लास प्लेट से काट के निकाला गया होगा उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। यहां भी ये किसी बड़े ग्लास प्लेट से काट के निकाला गया होगा, उसका सेंटर ये P हो गया, ये आपका C हो गया। इन दोनों को ज्वाइन करके दोनोसाइड एक्सटेंड कर दीजिए, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। तो कहेंगे 6 फोकस कहिए या फिर फोकल पॉइंट कहिए, इसको कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं। फोकस और फोकल पॉइंट ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज द पॉइंट एट प्रिंसिपल एक्सिस from which, through which parallel coming rays to the principal axis actually pass or appears to diverge from it. ऐसे ऐसे ये पैरेलल कमिंग रेस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके क्या है, ये रेस इसके पैरेलल आ रही है। ठीक है, तो ऐसे जाएंगी, ऐसे जाएंगे। ठीक है, तो किसी भी स्फेरिकल मिरर का फोकस प्रिंसिपल एक्सिस पे वो पॉइंट होता है जिससे होके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली रेज जाती हैं। किस केस में, कॉनकेव मिरर के केस में। किस केस में, कॉनकेव के। और इसमें क्या होता है, अंदर से तो पॉलिश्ड है, जाने तो देगा नहीं है। ठीक है, तो क्या होंगी, अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम इट, लगेगा कि यहीं से आ रही है। एक्चुअली होता क्या है ये मैं आपको बता देता हूं। जैसे सपोज करो ये कोई हमारे पास स्फेरिकल ग्लास प्लेट है, स्फेरिकल ग्लास प्लेट है, इसके ये प्रिंसिपल एक्सिस का हो गया। अगर इतना बड़ा ये पोर्शन है, कर्वेचर दिखाई दे रहा है, इसका छोटा पोर्शन मैं काट लेता हूं, यहां से यहां तक आधा कर देते हैं, आधा कर देते हैं, थोड़ा सा कर्व दिखाई दे रहा है, और आधा और छोटा कर दें, थोड़ा सा कर्व दिखाई दे रहा है, और छोटा कर दें। क्या अभी कर्व दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा। अब लग रहा है ये क्या है, स्ट्रेट है। कैसे दिख रहा है, स्ट्रेट है। तो मान लीजिए कि यहां पे कोई रे ऑफ लाइट आती है, यहां पे कोई रे ऑफ लाइट आती है, ऐसे किसी एंगल से आती है, मान लीजिए सपोज करिए इस एंगल से आती है, यहां पे है, इस एंगल से पड़ रही है, इस पे नॉर्मल ड्रा कर दीजिए। तो जिस एंगल से ये इंसिडेंस हुई थी, अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जितने एंगल से आई थी उतने एंगल से क्या होगी, ये रिटर्न बैक होगी। इस पे नॉर्मल जो ड्रा करेंगे वो कहां जाके मिलेगा, इस स्फेरिकल मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर से। मतलब कि यहां पे जो नॉर्मल आप ड्रा करेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे, कहां जाके मिलेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाके मिलेगा। जितने एंगल से आई थी उतने एंगल से क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। तो यहां तो ये क्या है, इधर पॉलिशिंग है, इधर से तो जाने नहीं देगा, ये इधर ही आएगी। तो ये एक्चुअली यहां पे एफ पे कट कर रही है। तो जिस पॉइंट पे कट करेगी उसी को क्या कहेंगे, फोकस कहेंगे। लेकिन इसके बारे में सोचिए, ये क्या है, इंसिडेंट रे है, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है।
पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे जब नॉर्मल ड्रा करेंगे उसका सेंटर पे जाके मिलेगा। अब जितने एंगल से यहां पे इंसिडेंस की थी, लाइट इंसिडेंट की थी, उतनी ही एंगल से क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। अंदर पॉलिशिंग है, तो आई थी इधर से चली गई इधर, प्रिंसिपल एक्सिस से इसकी कोई मुलाकात नहीं हो रही, कहीं इसकी मुलाकात प्रिंसिपल एक्सिस पे नहीं हो रही। तो क्या करेंगे, आप इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में बढ़ाएंगे, पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, तो आपको ये पॉइंट मिल जाएगा। तो कहेंगे फोकस और फोकल पॉइंट ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज द पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस थ्रू विच parallel coming rays to the principal axis passes or appears to pass। या तो पास हो जाती हैं इस केस में, कॉन्केव के केस में, और appears to pass होती हैं, डाइवर्स फ्रॉम इट होती हैं, किससे, कॉन्वेक्स की केस में। ठीक है, इन चीजों को बहुत सावधानी से समझना जरूरी है। ठीक है, तो हमने फोकस भी समझ लिया। अब आती है बात 7th, फोकल लेंथ। Focal length. The distance between pole and focus of a spherical mirror is called its focal length. किसी भी स्फेरिकल मिरर के पोल और फोकस के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको आप क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं। उसको स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। यहां पे पी और एफ के बीच की डिस्टेंस क्या है, स्मॉल एफ, यहां भी क्या होगा, स्मॉल एफ। इस तरह से हमने देखा अपर्चर, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, उसके बाद से प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के बाद से हमने देखा फोकस, उसके बाद से फोकल लेंथ। ये सारी चीजें हमने इसमें देख लिया। ठीक है, अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा। इसके बाद इसमें आता है साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन किन डिस्टेंसेज को पॉजिटिव लेंगे आप, किन डिस्टेंसेज को नेगेटिव लेंगे, इसके लिए भी कुछ डेफिनेट रूल हैं, बनाए गए हैं। ठीक है, जिनको आप क्या कहते हैं, साइन कन्वेंशन कहते हैं। साइन कन्वेंशन हिंदी में होता है चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाटी हिंदी में कहते हैं। तो पहला है फॉर आवर सिंप्लिसिटी, वी टेक सिंप्लिसिटी या कन्वीनियंस कहें, अपनी सुविधा के लिए कन्वीनियंस। ये आपका कॉनकेव मिरर है, ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है। ज्यादातर लोग राइट हैंडर होते हैं, पूरे वर्ल्ड की बात हम करें तो ज्यादातर दाहिने हाथ से लिखते हैं। कुछ लोग होते हैं जो बाएं हाथ से लिखते हैं, तो वो भी अगर इधर से लिखना शुरू करें तो भी दिक्कत आएगी। इधर से रे डायग्राम खींचना उनके लिए भी मुश्किल होगा। जैसे राइट हैंडर्स क्या करते हैं, ऐसे थोड़ा सा हट के 1-1.5 फीट की दूरी से हम लिखना शुरू करते हैं। लेफ्ट हैंडर्स क्या करते हैं, इधर से लिखना शुरू करेंगे ऐसे। तो उनके लिए भी इधर से लिखना आसान है, इधर से लिखना थोड़ा सा कठिन पड़ता है। तो हम अपनी सुविधा के लिए, फॉर आवर कन्वीनियंस, वी टेक इंसिडेंट रे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अपनी सुविधा के लिए, अपनी कन्वीनियंस के लिए हम इंसिडेंट रे को लेफ्ट से राइट में लेते हैं ऐसे। ये आपका पोल हो जाएगा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर रहेगा, ये फोकस होगा। यहाँ पे ऐसे ऐसे आके रे आपकी मिल जाती हैं। ये इंसिडेंट रेज है, ये रिफ्लेक्टेड रेज है, ये आके मिल जाती है। ठीक है, ऐसे ही केस यहां भी होगा। यहां भी रे आएंगी ऐसे, और यहाँ पे अपनी ये सी होगा, एफ होगा, ऐसे जाएंगी, ऐसे जाएंगी, ऐसे जाएंगी। तो अपनी सुविधा के लिए, अपनी सिंप्लिसिटी के लिए वी टेक इंसिडेंट रे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये साइन कन्वेंशन का पहला
रूल है। पहले नहीं था, बाद में इसको ऐड कर दिया गया। ये सब्सिडियरी में था, अब इसको नई कुछ बुक्स आ रही हैं, उसमें लिखा हुआ है। हम लोग जब पढ़े थे तो ये साइन कन्वेंशन में था नहीं, ये ऐसे ही नॉर्मली हम लोग यूज करते थे, लेकिन उसमें रूल में नहीं था। ठीक है, तो पहला क्या है कि फॉर आवर कन्वीनियंस वी टेक इंसिडेंट रे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। हम अपनी सुविधा के लिए इंसिडेंट रे की डायरेक्शन को लेफ्ट से राइट की तरफ लेंगे। दूसरी बात, ऑल डिस्टेंसेज मेजर्ड फ्रॉम पोल ऑफ द स्फेरिकल मिरर। ये कोई कॉन्केव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, जो भी डिस्टेंसेज आप मेजर करेंगे वो किससे मेजर करेंगे? इनके पोल से। किससे मेजर करेंगे? इनके पोल से। ये मिड पॉइंट पी है, ये पी और पी, यहीं से मेजर करेंगे। ये दूसरा है। तीसरा, ऑल डिस्टेंसेज मेजर्ड along the direction of incident ray taken as positive. On other hand, all distances measured opposite to the direction of incident ray taken as negative. सभी डिस्टेंसेज, जैसे अपनी सिंप्लिसिटी के लिए फर्स्ट कन्वेंशन में आपको बताया गया था कि हम इंसिडेंट रे को लेफ्ट से राइट में लेते हैं, इधर भी लेफ्ट से राइट में लेंगे। तो लेफ्ट से राइट की तरफ जो भी डिस्टेंस होंगी उनको आप क्या करेंगे? पॉजिटिव लेंगे। अब देख रहे हैं कि पोल से ही आपको मेजर करना है। इसका मतलब है कि इधर से जब आगे जाएंगे, इधर और इधर, तो ये दोनों डिस्टेंसेज क्या हमको मिल रही हैं? पॉजिटिव मिल रही हैं। अब पोल से हम चलना शुरू करें और इधर आए, इधर की डिस्टेंस, तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन का क्या हो जा रहा है? रिवर्स हो जा रहा है, उल्टा हो जा रहा है। ये डिस्टेंसेज क्या होंगी? नेगेटिव होंगी। मतलब कि पोल से जब आगे की तरफ जाएंगे आप, तो ये डिस्टेंस राइट वार्ड वो पॉजिटिव हो गया और लेफ्ट वार्ड नेगेटिव हो गया। ऐसा ही इसमें भी, ये इधर इंसिडेंट रे ऐसे जा रही है, इधर की डिस्टेंस को मेजर करेंगे, ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, लेकिन इधर की डिस्टेंस जब आप लेंगे ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। ठीक बात है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जो पैरेलल कमिंग रेज आती थी वो इसको कहाँ पर कट करती थी? यहाँ पे कट करती थी, और इसको यहाँ पे कट करती थी। कट करती थी, ये एफ हुआ करता था, ये डिस्टेंस आपकी स्मॉल एफ हुआ करती थी। सोचिए जरा, ये जो फोकस है कॉन्केव मिरर का, वो पोल से किधर पड़ रहा है? लेफ्ट वार्ड पड़ रहा है। इंसिडेंट रे किधर जा रही है? लेफ्ट से राइट में जा रही है। अब आपको फोकस मेजर करना हो, फोकल कितनी लेंथ है, फोकल लेंथ कितनी है मेजर करना हो, तो पोल से किधर आना पड़ेगा? इंसिडेंट रे की डायरेक्शन के अपोजिट आना पड़ेगा। इसका मतलब है कि जो कॉन्केव मिरर है उसकी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। ऐसे ही सोचिए, ये रेस क्या हुआ करती थी? ऐसे पॉलिश जा नहीं पाती थी, तो ये कन्वर्ज होती थी, डाइवर्ज होती थी। ऐसा सीम होता था, यहां से डाइवर्ज हो रही जाती थी, ऐसे और फिर ऐसे। यहाँ पे जब परपेंडिकुलर आप नॉर्मल ड्रा करते थे, सी पे जाके मिलता था। तो ये जो फोकस हुआ करता था किसके केस में? कॉन्वेक्स के केस में। वो किधर मिलता था? राइट साइड मिलता था। अब सोचिए, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन कैसे है? लेफ्ट से राइट, और फोकल लेंथ को आपको मेजर करना है, और किधर जाना है? पोल से राइट। मतलब कि इंसिडेंट रे भी इधर जा रही है और आप भी इधर ही मेजरमेंट करते जा रहे हैं। इसका मतलब है कि इसकी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। तो साइन कन्वेंशन से इनको पता चल जाता है कि कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है और कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। ऐसा ही केस आपका लेंस के लिए आएगा, लेकिन लेंस के लिए आपको अलग से जब रिफ्रैक्शन पढ़ाया जाएगा, बताया जाएगा, उस समय आपको ये डिस्कस किया जाएगा। तो फिलहाल हमने क्या देखा कि फॉर आवर कन्वीनियंस वी टेक इंसिडेंट रे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सेकेंड, आर डिस्टेंसेज मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर के पोल से ही सभी डिस्टेंस मेजर की जा रही है। ऐसा नहीं कि फोकस से आप मेजर करना शुरू कर देंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से मेजर करना शुरू कर देंगे, पोल से ही चलेंगे, चाहे लेफ्ट में जाइए चाहे राइट में जाइए। ठीक है, आपको पोल से ही मेजर करना है। ठीक है। तीसरी बात, इसको मिटा देता हूं मैं, तब चीजें क्लियर होंगी, नहीं तो बहुत ज्यादा कम इसमें घोच पोच हो जाएगा। आइए आगे चलते हैं, फिर लेते हैं। अभी हमने क्या किया
हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को मेजर किया, राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड। अब हमको क्या करना है, अपवर्ड और डाउनवर्ड डिस्टेंस को मेजर करना है। तो कैसे करें आप, आइए सपोज करिए हमारे पास एक ये कोई मिरर है, ये कॉन्वेक्स मिरर है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। यहां भी ले लेते हैं, ये पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब जो फोर्स वन है, फोर्स साइन कन्वेंशन का जो है वो मेंशन करता है all distances measured upward to the principal axis are taken as positive while downward to it taken negative. All distances upward to the principal axis taken as positive while downward to it taken negative. ये जितने भी डिस्टेंस आप प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर मेजर करेंगे, अपवर्ड मेजर करेंगे, ये सारी की सारी क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी। और डाउनवर्ड जो मेजर करेंगे इधर 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 कहीं भी, ये सारी की सारी क्या होंगी, नेगेटिव होंगी, ये नेगेटिव होंगी। ऐसा ही केस इधर भी आएगा, इधर की डिस्टेंस पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, बट इधर की डिस्टेंस नेगेटिव। डाउनवर्ड जो भी डिस्टेंस लेंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। इस तरह से हमने पूरा कन्वेंशन देख लिया। फर्स्ट कन्वेंशन इज फॉर आवर कन्वीनियंस वी टेक इंसिडेंट रे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सेकेंड वन इज all distances measured from the pole of the spherical mirror. Third, all distances measured along the direction of incident ray taken positive, while all distances measured, या कह सकते हैं other hand, all distances measured opposite to the direction of incident ray taken negative. Fourth one, all distances measured upward to the principal axis taken positive and downward to it taken negative. ठीक है, ये चारों साइन कन्वेंशन है, आप इनको यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसको दूसरे तरीके से भी आप समझ सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं, इसको थोड़ा सा मैं मिटा देता हूं, थोड़ा सा फिर बताता हूं। आपने 9th क्लास में कार्टेशियन प्लेन पढ़ा होगा, कार्टेशियन प्लेन आपने पढ़ा होगा। ऐसे हुआ करता था, ये एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, ये बीच में ओरिजिन हुआ करता था। ये x है मतलब पॉजिटिव है, डैश का मतलब नेगेटिव है, y इधर पॉजिटिव है, डैश का मतलब इधर y नेगेटिव है। तो यहाँ पे ओरिजिन से डिस्टेंस पर मेजर करते थे। सोचिए, ये इधर x क्या हुआ करता था, पॉजिटिव हुआ करता था, इधर भी पॉजिटिव, इधर भी पॉजिटिव, मतलब ओरिजिन से जब आप इधर जाएंगे तो पॉजिटिव। वही केस यहाँ में अप्लाई कीजिए, जब पोल से आप इधर जाएंगे तो ये सारी डिस्टेंस क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी। ओरिजिन से इधर आते थे, x क्या होता था, नेगेटिव होता था, इधर भी नेगेटिव होता था। तो इंसिडेंट डायरेक्शन से जब पोल से आप लेफ्टवर्ड आएंगे तो ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव। y के बारे में सोचिए, मिटा देते हैं इसको, x वाला क्लियर हो गया, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्लियर हो गई, इधर जाएंगे तो पॉजिटिव, इधर आएंगे तो नेगेटिव। अब देखिए इधर y क्या होता था, पॉजिटिव, इधर y पॉजिटिव, यहां y नेगेटिव, इधर y नेगेटिव। इससे क्या पता चला, यही ना, x x डैश ही तो हमारा क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। तो प्रिंसिपल एक्सिस के जब ऊपर डिस्टेंस मेजर करेंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और नीचे जब आएंगे तो नेगेटिव होगा। तो कार्टेशियन प्लेन से भी कंपैरिजन करके आप इस चीज को, इस साइन कन्वेंशन को आप समराइज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने कुछ चीजों को जो जरूरी थी बेसिक, वो हमने देखा, धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं। साइन कन्वेंशन हमने देख लिया, ठीक है। अब हम चलेंगे ज्योमेट्रिकल रूल्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर से जो इमेज फॉर्मेशन है उसके लिए क्या ज्योमेट्रिकल रूल्स हैं वो हमको देखना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस।
फिर इमेज डिस्टेंस, ठीक है। फोकल लेंथ आप जान ही चुके हैं, फोकल लेंथ आपको बता ही दिया गया है। कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी स्फेरिकल मिरर या लेंस दोनों के लिए ट्रू होता है। अभी मिरर की हम बात कर रहे हैं क्योंकि मिरर ये भी पढ़ रहे हैं हम लोग, मिरर की बात करेंगे। ये पोल हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस। कोई भी ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पे या प्रिंसिपल एक्सिस से बियॉन्ड भी हो सकता है। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगी तो वैसे भी प्रिंसिपल एक्सिस भी क्या होता है, एक्सटेंडेड लाइन होती है। तो अगर इन्फिनिटी पे रखे हैं तो ये भी एक्सटेंड होकर कहां तक गया, इन्फिनिटी तक उसका पीछा करेगा, छोड़ेगा नहीं उसको, ठीक है। चलते हैं। तो प्रिंसिपल एक्सिस को पे ऑब्जेक्ट को जितनी डिस्टेंस पे आप रखते हो वही डिस्टेंस को क्या कहते हो आप, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहते हो। द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल, द आप कहेंगे द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड, the distance of object placed on principal axis from pole is called object distance। कोई भी ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पे रखी है तो पोल से कितनी दूरी पे रखी है, कितनी डिस्टेंस पे रखी है, उसी डिस्टेंस को आप क्या कहते हो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहते हो। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को स्मॉल यू से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल यू से। सपोज करिए यहां से रेज निकली, यहां से रे आपकी निकल रही है, ऐसे फोकस हो जाएगी। एक कोई ऐसे रे ले लेते हैं, ये कहीं ऐसे जाएगी, एट रैंडम मान लेते हैं, कहीं कट कर रही है। अभी डेफिनेट रूल नहीं बता रहा हूं मैं, जस्ट बता रहा हूं कि यहाँ पे दोनों क्या हो रही हैं, रेस इसको रिफ्लेक्टेड रे यहाँ पे कट कर रही है, यही हमारा इमेज बन जाएगा। ये ए बी ऑब्जेक्ट है तो ये ए डैश बी डैश इसका इमेज बन जाएगा, ठीक है। तो जो इमेज जितनी डिस्टेंस पे बनता है पोल से, उसकी जो डिस्टेंस होती है उसको आप इमेज डिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, इमेज डिस्टेंस कहते हैं। तो किसी भी स्फेरिकल मिरर के पोल से प्रिंसिपल एक्सिस पे कोई ऑब्जेक्ट जितनी दूरी पे रखी जाती है उसको क्या कहते हो आप, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहते हो। और जो इमेज बनता है उसकी पोल से जो डिस्टेंस होती है उसको इमेज डिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हमको देखना है कि इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन क्या है, इमेज के टाइप्स कितने हैं, ये छूट रहा था, इसको भी करना जरूरी है। इमेज, छाया, हिंदी में इसको छाया आप कहते थे या प्रतिबिंब पढ़ते हैं आप मिरर के सामने खड़े होते हैं, सेम डिस्टेंस पे, जितने दूरी पे आप मिरर से खड़े हैं उतनी दूरी पे पीछे जैसा चेहरा आपका है वैसा ही चेहरा आपका उसका आपके जैसा कोई दिखाई देता है। तो क्या अंदर मिरर के पीछे आप भी हैं, आप ही हैं मिरर के पीछे? नहीं, आप नहीं, अब तो इधर है। फिर वो कौन है? जब मिरर के सामने आप खड़े होते हैं तो मिरर से मान लीजिए कि 1 फीट की दूरी पे आप खड़े हैं, ठीक है, यहाँ मिरर है, 1 फीट की दूरी पे आप खड़े हैं, ये तो आप हैं। मिरर के पीछे जो दिखता है आप ही के जैसा, आप ही के हाइट का, आप ही के साइज का, आप ही चेहरे का, वो कौन है? कौन है वो आपका इमेज है। आप नहीं हैं, आपका प्रतिबिंब है, आपकी छाया है, आपका इमेज है, ठीक है। तो इमेज 2 टाइप्स के होते हैं, एक है रियल इमेज, एक क्या है, रियल इमेज, दूसरा होता है वर्चुअल इमेज। अगर हम केवल मिरर की बात करें, चाहे वो आपका कॉनकेव हो, चाहे कॉन्वेक्स हो, चाहे प्लेन हो, इस तरह के मिरर आपको मिलते हैं सामान्य तौर पर। तो यहां पे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति यहां पे खड़ा है, तो उसका इमेज इधर उसी के जैसा मिल जाता है, लाइक दैट, ऐसे कुछ करके उतने डिस्टेंस पे, जितना डिस्टेंस इधर है उतना ही आपको मिल जाता है। तो यहां पे रेज वास्तव में क्या हो रही हैं, यहां से निकलेंगी, डेफिनेट लार्ज पे क्या होंगी,
ये पीछे की तरफ रिटर्न बैक हो जाएंगी, ठीक है, अंदर जाएंगी नहीं, ठीक है। तो अंदर नहीं जा रही हैं, इनको बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस करते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए, ठीक है। तो ये आपको मिलती हैं, जितना एंगल से जाती है उतने एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाती है। इसको पीछे की तरफ बढ़ाइए, इसको भी पीछे की तरफ बढ़ाइए, आपके सेम साइज का इमेज मिल जाता है। तो क्या अंदर रेज गई थी? नहीं गई थी। तो जब रेज रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रेज जब वास्तव में कट करती है, एक्चुअली कट करती है, मीट करती है, वहां पे आपको रियल इमेज बनता है। और जहां अपीयर्स टू मीट होता है, अपीयर्स टू कट होता है, वहां पे वर्चुअल इमेज बनता है। जैसे प्लेन मिरर है आपका, मिरर के सामने आप खड़े होते हैं, ये जो फ्रंट फेस है वो रिफ्लेक्टिंग है, अंदर वाला क्या है? पॉलिश्ड है। जब पॉलिश्ड है तो इंसिडेंट लाइट को अपने अंदर से जाने नहीं देगा, जब जाने नहीं देगा तो क्या मिलेगा? रियल इमेज हमको नहीं मिलेगा, वर्चुअल इमेज मिलेगा, ठीक है, ये मिलता है। ऐसे ही इस केस में भी होगा, डिफरेंट सिचुएशन में हम इमेज बनाएंगे, इसमें भी मिलेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब मोटा मोटा जान लीजिए कि जब रिफ्लेक्टेड रे या फिर रिफ्रैक्टेड रे आफ्टर रिफ्लेक्शन या फिर रिफ्रैक्शन एक्चुअली मीट करती हैं, वहां पे रियल इमेज बनता है। और जहां पे एक्चुअली मीट नहीं करती हैं, अपीयर्स टू मीट होती हैं, डाइवर्जिंग फ्रॉम इट होती हैं, वहां पे क्या मिलता है हमको? वर्चुअल इमेज मिलता है, ठीक है। तो इस तरह से आज की क्लास में हमने बहुत सारी चीजों को देख लिया। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन देखा, मिरर देखा, मिरर में प्लेन मिरर देखा, कॉर्ड मिरर देखा, कॉर्ड में भी आपने स्फेरिकल देखा, पैराबोलिक देखा, इलिप्टिकल देखा, लाइक दैट। तो सब चीजें आपको पढ़ना नहीं है, बट थोड़ा सा मैंने आउटलाइन उसका दे दिया था। उसके बाद से हमने देखा कि मिरर से रिलेटेड जो बेसिक टर्म्स थे वो अपर्चर, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस, फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये सारी चीजें आपने देखा था। उसके बाद से आपने साइन कन्वेंशन देखा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस देखा, इमेज डिस्टेंस देखा, ठीक है। इसके बाद हम लोग करेंगे ज्योमेट्रिकल रूल्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स से जो इमेज बनाने के जो रूल्स होते हैं, ज्योमेट्रिकल रूल कैसे ट्रेस करेंगे, आपको दे दिया जाएगा। कुछ चीजें कि आपके पास कोई कॉन्केव मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, उसके ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, तब इमेज ड्रा करके दिखाओ। जब आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर से बियॉन्ड है तब बना के दिखाओ, ठीक है। उसके बाद से सी पे आ जाती है तब बना के दिखाओ, सी और एफ के बीच में है तब बताओ, एक्चुअली सी एफ पे आ जाती है तब बताओ, एफ और पी के बीच में है तब बताओ। ये सारी चीजें एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहले रूल्स पढ़ेंगे कि क्या ज्योमेट्रिकल रूल्स हैं, ठीक है। तो इसके रूल्स बेसिकली 4 हैं, एक सब्सिडियरी को जोड़ दिया जाएगा तो 4 रूल हो जाते हैं, ठीक है। जैसे जैसे आप रेज को लेंगे उसके अकॉर्डिंग आपकी इमेज बनेगी। तो इसके कुछ डेफिनेट रूल हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ को ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं, उसका काम चल जाएगा, ठीक है। तो कुछ बच्चों ने कहा था कि सर 1-1 घंटे का वीडियो बनाइए, कम से कम 1 घंटे का, मैक्सिमम 1 घंटे का बनाइए। तो बहुत लंबी क्लास आप न लें, ठीक है, चीजें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी, बहुत आप परेशान ना हो। फिजिक्स में 4 चैप्टर हैं और काफी अच्छे से हो जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा रिलैक्स धैर्य रखिए, ये शुरुआत क्लास है आपकी, आराम से जो चीजें बताई जा रही हैं उनको साथ साथ करते चलिए। बुक रीडिंग जरूर करिए, ठीक है। एनसीईआरटी बुक ले लीजिए, कंप्रिहेंसिव बुक जो मैंने आपको मेंशन किया था उसमें से कोई एक बुक इधर आप ले सकते हैं, एस चांद की बुक ले सकते हैं, आप प्रदीप की बुक ले सकते हैं, ठीक है। दिनेश की बुक तो यहाँ मिलेंगी नहीं, ठीक है। तो आप इन दोनों में से कोई एक कंप्रिहेंसिव ले लीजिए, रेफरेंस बुक आपके एनसीईआरटी है ही, कोई बुक पढ़िए, थारोली पढ़िए, ठीक से पढ़िए इन चीजों को, फिर उसमें खोजिए, उन बुक्स में खोजिए क्या क्या लिखा है, ठीक है। ये नहीं कि सर ने बता दिया कि बस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस हो गया, देखिए कैसे कैसे लिखा है, क्या क्या लिखा है। बुक रीडिंग बहुत जरूरी है, ठीक है। और चीजों को करिए और देखते हैं धीरे धीरे कुछ अच्छा होगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस एंड लाइक करो, शेयर करो फ्रेंड्स में, सब्सक्राइब तो कर ही लो कम से कम, ठीक है, चैनल को। दैट्स ओके, थैंक यू।